हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी। चलिए सीधे आनुवंशिक अभियांत्रिकी की ओर चलते हैं। देखिए, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, तो वास्तव में देखिए क्या है, डीएनए की संरचना में जोड़ तोड़ करके डीएनए सेगमेंट से डीएनए के एक पार्ट से खराब लक्षणों के जीन्स को हटाकर और दूसरे डीएनए से अच्छे लक्षणों के जीन्स को प्रविष्ट कराना क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। जैसे लीजिए, मान लीजिए एक जीव का डीएनए ये है और इसमें ये जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं इनको हमें हटा देना है, इनको अलग हटा दिया जाता है और इसको हटाकर क्या है, दूसरे अच्छे लक्षणों वाले दूसरे जीव के डीएनए से अच्छे लक्षणों वाले डीएनए को यहाँ प्रविष्ट करा दिया जाता है और इस प्रकार नया जो डीएनए बनता है वो उसे रिकॉम्बिनेंट या पुनर्संयोजी डीएनए कहते हैं। इसको पुनर्संयोजी डीएनए इसी प्रकार तैयार करते हैं, यानी कि खराब लक्षणों के जीन्स को हटाकर अच्छे लक्षणों वाले जीन्स या डीएनए के खंडों को प्रविष्ट करा दिया जाता है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। देखिए, इसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक क्या है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन यानी कि इसके अंतर्गत यानी डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक, इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्टेप आते हैं। सबसे पहला है प्रीपेयरिंग डीएनए सेगमेंट्स। देखिए, सबसे पहले हम डीएनए खंडों को तैयार करते हैं या डीएनए के खंड किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए डीएनए खंड है तो यहाँ से जो भी डिजायर्ड होगा, रेस्ट्रिक्टेड जो डिजायर्ड डीएनए का जो सेगमेंट होगा जो हमें चाहिए, यानी वांछित डीएनए के खंड को हम एक डीएनए की कैंची से कट कर देते हैं। और डीएनए की कैंची किसे कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डीएनए की कैंची कहते हैं। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि डीएनए की कैंची कौन सा एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है, डीएनए की कैंची होता है। इससे डीएनए के सेगमेंट्स को यानी कि जहां जो हमें चाहिए वांछित डीएनए खंड को इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया जाता है और ये अलग कर लिए जाते हैं। वांछित डीएनए के खंडों को अलग कर लिया जाता है। और ये जो डीएनए के सेगमेंट हैं इनका जो निर्माण है बैक्टीरिया में होता है। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत बैक्टीरिया में इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का निर्माण होता है। और अब तक 200 प्रकार के एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ज्ञात हैं। अब देखेंगे सेकेंड, डीएनए सेगमेंट्स की क्लोनिंग किस प्रकार की जाती है। जब डीएनए सेगमेंट्स को अलग कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, तो डीएनए सेगमेंट्स इन क्लोनिंग वेक्टर यानी कि डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक से क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ा जाता है। देखिए, इसमें वेक्टर यानी वाहक का काम बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड करता है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है सेल के। तो प्लाज्मिड क्या काम करता है, प्लाज्मिड में एक विशेषता होती है, ये इट डिवाइड्स फ्रीली, ये स्वतंत्र रूप से विभाजन करता है और इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, यानी कि विसंयोजन स्थल पाए जाते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन स्थल पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये प्लाज्मिड की संरचना बनाई है, सेल के अंदर प्लाज्मिड होता है। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन साइट है इसको कट कर लिया जाता है, कट करके निकाल देते हैं और फिर जो वांछित डीएनए का टुकड़ा है उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये जो वांछित डीएनए है वेक्टर में यानी कि वेक्टर के डीएनए में क्या करते हैं, जो डिजायर्ड डीएनए है, वांछित डीएनए का टुकड़ा है जो हमने कट किया है, उसको यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं और इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यानी पुनर्संयोजी वाहक का निर्माण हो जाता है, पुनर्संयोजी वाहक बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप।
अगले स्टेप में देखते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू होस्ट सेल, यानी कि पोषक कोशा में पुनर्संयोजी वाहक का प्रवेश। जो पुनर्संयोजी वाहक बना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो बना, इसको होस्ट सेल में प्रविष्ट करा दिया जाता है। और होस्ट सेल कौन होती है? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो है होस्ट का काम करती है, यानी पोषक कोशिका का काम करती है। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को क्या करते हैं? होस्ट सेल में प्रविष्ट करा देते हैं और इस प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण इसको कहा जाता है। उसके बाद कल्चर ऑफ होस्ट सेल, ये होस्ट सेल का कल्चर किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, पोषक कोशिका का संवर्धन। इस ई कोलाई कोशिका को, जीवाणु की कोशिका को संवर्धन माध्यम में यानी कि कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। इससे बहुत सारे ई कोलाई यानी कि ई कोलाई की कोशिकाएं या जीवाणु की कॉलोनी बन जाती है, बहुत सारे बन जाते हैं। और इनके अंदर जब ये बनेंगे तो ये जो प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इनका निर्माण भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत अधिक संख्या में जितने यहाँ पर कॉलोनीज में जितने ई कोलाई होंगे उतने ही प्लाज्मिड बनेंगे और प्लाज्मिड में जो वांछित डीएनए सेगमेंट्स है उनका भी निर्माण उतना ही हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। जिस कोशिका में, जिस होस्ट सेल में प्लाज्मिड या डीएनए सेगमेंट्स को प्रविष्ट कराया जाता है, उस क्रिया में डीएनए के सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। और दूसरी ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, जिससे मैसेंजर आरएनए से आरएनए पर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद होस्ट सेल में डीएनए की बहुत सारी प्रतिकृतियां बन जाती हैं, बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं, जिनको पृथक कर लिया जाता है, जिनको हम वांछित डीएनए को अलग कर लेते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इसके जो अनुप्रयोग हैं, इसके द्वारा देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम आनुवंशिक रोगों का व्यक्ति में पता लगा सकते हैं और उन आनुवंशिक जो रोग हैं उनका निदान भी आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा संभव है। विभिन्न प्रकार के जो HIV अगर पॉजिटिव कोई व्यक्ति है और उसकी मां को, बच्चे गर्भस्थ शिशु है और गर्भस्थ शिशु को इस टेक्नोलॉजी द्वारा बचाया जा सकता है। गर्भस्थ शिशु को जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, जो माता से HIV उसे बच्चे को होने वाला है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसके अच्छे लक्षणों को प्रविष्ट कराकर या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम गर्भस्थ शिशु को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बचा सकते हैं। इसके अलावा आनुवंशिक रोगों का पता लगाकर उनका भी इलाज जेनेटिक इंजीनियरिंग से संभव है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो नस्लें बनाई जाती हैं, अच्छी नस्लें तैयार की जाती हैं पौधों की और जंतुओं की, वो भी आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार की जाती हैं। देखिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जो मैक्सिकन व्हीट, इन्होंने 1970 में मैक्सिकन व्हीट बनाया। मैक्सिको में गेहूं तैयार किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी का निर्माण किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा। इसीलिए इन्हें डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। भारत में इन्होंने गेहूं की हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का निर्माण किया था। देखिए आज जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।